वेलकम बैक क्लास 9th। अब हम लोग यहाँ पर उसका सेकेंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने भी पढ़ा कि कैसे आपने इलेक्शन का सिस्टम यहाँ पर क्यों नेसेसिटी है और इलेक्टोरल कंपटीशन क्यों ज़रूरी है, पॉलिटिकल कंपटीशन है ना, क्या बेनिफिट्स हैं उसके हमारे लिए एज अ सिटीज़न और हम लोग क्या चीज़ें करनी चाहिए। तब आप देखेंगे इसमें हम लोग नया अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। हमारा सिस्टम ऑफ इलेक्शन कैसा है, मतलब कि किस तरीके के इलेक्शन प्रोसीजर हम लोगों के यहाँ होते हैं या फिर किस तरीके से इलेक्शन होता है और क्या सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व रहती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आप देखोगे कि जो आपका डायरेक्ट इलेक्शन है, हम लोगों का डायरेक्ट इलेक्शन है ना, हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन प्रैक्टिस करते हैं दो जगह पर। एक आपका हो गया लोकसभा में, दैट इज़ लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, एंड द अदर इज़ विधानसभा, जहाँ पर एमएलए बनते हैं। दिस इज़ फॉर एमपीज़, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड दिस इज़ फॉर एमएलएज़, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस तरीके के दो डायरेक्ट इलेक्शन हम लोग यहाँ पे देखने को मिलता है इंडिया में, दैट इज़ लोकसभा एंड विधानसभा, वेयर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दैट इज़ 18 ईयर्स एंड अबव के लोग इनके लिए वोट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिला। फिर आप एक चीज़ देखते हो, यहाँ पर जो वोटिंग प्रोसीजर होता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में, वो जो है सेम टाइम पर होता है, या फिर कुछ अगर जैसे कम कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं तो वहाँ एक ही दिन में हो जाएगा, ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं तो वहाँ पर डिफरेंट टाइम होगा जो सेट करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इस तरीके की चीज़ों को हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देन हम यहाँ पर अभी उनको पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे अगर आप बात करो इलेक्शंस की, अगर नेशनल लेवल पे इलेक्शंस की बात करते हैं, जब आप नेशनल लेवल पर इलेक्शंस की बात करते हो फॉर लोकसभा, तो आप देखते हो कि ओवर द टाइम इलेक्शन कमीशन क्या करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक टाइम देता है कि इस टाइम पर आपके इलेक्शंस होंगे, एंड ओवर नेक्स्ट फ्यू डेज एंड फ्यू मंथ्स, एक महीने के अंदर है ना, आपके अलग अलग जगह पर इलेक्शंस होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में और लोग वोट करते हैं। इस तरीके से ये प्रोसीजर पूरा कंप्लीट होता है इलेक्शन का, और इसको वी से दिस इज़ नोन एज जनरल इलेक्शन। ठीक, जनरल इलेक्शन। अब हम लोकसभा की बात करें या फिर विधानसभा की बात करें, जब सारी सीट्स पर वोट होंगे, यहाँ पर एक आपको डायग्राम से समझा देते हैं। जनरल इलेक्शंस में क्या होगा, जनरल इलेक्शंस में इलेक्शन इज टेकिंग प्लेस, इलेक्शन इज टेकिंग प्लेस within a span of few days, ठीक, for all constituencies। कॉन्स्टिट्यूएंसी आपको पता है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंसीज मतलब जनरल इलेक्शन क्या होता है, जब आपके इलेक्शन होते हैं फॉर ऑल सीट्स, चाहे लोकसभा की हो चाहे विधानसभा की हो, और उन सारी सीट्स पर विद इन स्पैन ऑफ फ्यू डेज या फ्यू वीक्स, जो भी टाइम पीरियड, भैया हॉर्न थोड़ा धीरे, विद इन क्या कहते हैं आपका इलेक्शन कमीशन, अरे क्रेटा, विद इन इलेक्शन टाइम पीरियड, विद इन फ्यू डेज, विद इन फ्यू टाइम स्पैन पीरियड आपके डिसाइड करता है कि इलेक्शंस होने हैं सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे, दैट विल बी नोन एज जनरल इलेक्शन। फिर आप एक देखते हो कि कभी कभी क्या हुआ कि ये मान लेते हैं 100 सीट्स पर जनरल इलेक्शन हो गए, ठीक, अब इसमें कुछ टाइम बाद 98 सीट्स थी, मतलब अभी भी हैं, और 2 सीट्स आर वेकेंट, 2 सीट्स आर वेकेंट आफ्टर फ्यू डेज या फिर फ्यू मंथ, है ना, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं। अभी आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या होगा कि इसमें ये होगा कि यहाँ पर सीट्स वेकेंट हो गई, या तो किसी ने रिज़ाइन कर दिया, ठीक, जो कि होता नहीं है जनरली, या फिर डेथ हो गई किसी सिटिंग मेंबर की, है ना, इस तरीके की चीज़ें हो गई। तो अब इन पर जो इलेक्शन होगा दैट विल बी नोन एज बाय इलेक्शन। तो ये आपका बाय इलेक्शन हो जाएगा, यहाँ पर थे ना हम लोग, बाय इलेक्शन, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों का जनरल इलेक्शन हो चुका था 5 साल के लिए, पीपल वर इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स, क्योंकि इंडिया में आपको पता है लोकसभा एंड विधानसभा का टाइम पीरियड है फॉर 5 ईयर्स दे आर इलेक्टेड।
तो 5 ईयर्स के लिए व्हेन दे आर इलेक्टेड तो 98 लोग थे। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, 2 वैकेंसीज वहाँ पर आ गई ड्यू टू डेथ ऑफ द सिटिंग मेंबर, या फिर उनके रेजिग्नेशन की वजह से, या फिर इल हेल्थ की वजह से उनको सीट छोड़नी पड़ी। जो भी रीजंस थे उसकी वजह से वो 2 जो सीट वैकेंट हुई हैं उनको फिलअप करने के लिए बाय इलेक्शंस कंडक्ट होंगे सिर्फ इन्हीं दोनों सीट्स पर। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि सिर्फ इन्हीं दोनों पर बाय इलेक्शंस कंडक्ट होंगे, क्योंकि ये दोनों सीट वैकेंट हुई हैं और ये वाली सीट्स ऑलरेडी फिल्ड हैं। फिर आपको एक चीज़ देखनी है कि जो बाय इलेक्शंस में 2 सीट्स फिल्ड हुई हैं ये तब तक के लिए रहेंगे जो रिमेनिंग टाइम पीरियड होगा। ऐसा नहीं होगा कि इनका मान लेते हैं ये आपका 1 साल बाद 2 सीट्स खाली हो गई एग्जाम्पल के लिए, तो आपने देखा कि 4 ईयर्स रिमेनिंग है असेंबली का और ये लोगों का इलेक्शन होगा, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये सर 5 साल के लिए कंटिन्यूड रहेगा, ये फिर जो है रिमेनिंग टाइम पीरियड के लिए ही कंटिन्यू होगा। तो आपका ये बाय इलेक्शन क्या होता है, सीट्स को फिल करने के लिए जो सीट्स वेकेंट हो जाती हैं फॉर द रिमेनिंग टाइम पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकसभा या फिर विधानसभा, इसकी बात आपको समझनी है। देन फिर आप इसमें देखते हो इसी को बोलते हैं बाय इलेक्शन, जो यहाँ पर आपका ये क्लियरली मेंशन्ड है। नाउ अब हम जब बात करते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ की, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हमें समझ में आता है वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपका ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखिए अगर हम बात करते हैं ये एक बड़ा सा रीजन है, ठीक है, ये आपका रीजन है, ये रीजन को आपने ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ताकि इक्वल पॉपुलेशन पे डिवीजन हो चीज़ों का, आपने डिवाइड कर दिया। ठीक, एक यहाँ पर समझाने के लिए आपको क्लियर, ताकि आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा जब आप चीज़ समझते हो। तो हम मानते हैं कि इसकी टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, इसकी टोटल पॉपुलेशन 1,44,000 1,44,000 है। ठीक है, मैंने मान लिया कि यहाँ पर ये पॉपुलेशन है इस रीजन की, ये कोई कंट्री है इसकी पॉपुलेशन है, ठीक है, कंट्री की पॉपुलेशन है, इसको डिवाइड कर लेते हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूएंसी क्लियर हो जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होगा कि इंडिया में जब इंडिया में किसी जगह पर पॉपुलेशन कंट्री की बात करते हैं, तो इंडिया के हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो पॉपुलेशन है यहाँ की इतनी, ठीक है, 1,44,000। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इक्वल पार्ट्स में इसको सारी चीज़ों को डिवाइड कर देगा, ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज़। अब इक्वल पार्ट्स में कैसे, कि वो कोशिश करेगा कि ऑलमोस्ट हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके इक्वल लोग हों वोट करने के लिए। ऐसा ना हो कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी एक बड़ी बन गई, यहाँ पर ज़्यादा लोग थे लेकिन रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर एक ही है। कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ पीपल के लिए रिप्रेजेंटेटिव जो चूज़ किया जाएगा वो ऑलमोस्ट इक्वल रखना है, ऑलमोस्ट बैलेंस आउट करके चल रहा है कि अगर इस एरिया में 12,000 पीपल आर बीइंग रिप्रेजेंटेड, तो इस एरिया में भी 12,000 पीपल शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय 1 रिप्रेजेंटेटिव। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर 24,000 पीपल है और यहाँ का रिप्रेजेंटेटिव एक ही है ना, ये फिर डिस्पैरिटी हो जाएगी इन दोनों रीजन्स के साथ। तो क्या किया आपने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आपने देखा यहाँ पर 12 पार्ट्स में इनको डिवाइड कर दिया। अब आप देखोगे कि जो ये है तो यहाँ पर एवरी रीजन विल हैव, एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी विल हैव 12,000 पीपल, और उन 12,000 पीपल के लिए टोटल कितने 12 रिप्रेजेंटेटिव्स हो गए। तो आपने क्या किया, इक्वली सीट्स को डिवाइड कर दिया ताकि हर पॉपुलेशन को इक्वल रिप्रेजेंटेटिव मिले और हर रिप्रेजेंटेटिव इक्वल नंबर ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। इस तरीके से आपने ये चीज़ देख ली है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूएंसी यही होगा कि डिवीजन ऑफ सीट्स इनटू अ पर्टिकुलर क्या कहते हैं एरिया बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन, जिससे आपको क्लियर हो कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने 1,000 पीपल, इतने लाख पीपल हैं और इनके रिप्रेजेंटेटिव एक ये पर्टिकुलर पर्सन है जो इलेक्ट हुए। तो कंट्री को डिवाइड करा जाता है ताकि उस जो डिवीजन के बाद रीजन्स आए हैं, जो भी एरियाज आए हैं, उनको रिप्रेजेंट किया जा सके बाय अ रिप्रेजेंटेटिव, और इन्हीं रीजन्स को, इन्हीं डिवाइडेड एरियाज को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ये अब आपको क्लियर हो गया होगा, ताकि वोटिंग के टाइम पर ऐसा ना हो कि आप अगर मान लीजिए लखनऊ में रहते हैं तो लखनऊ का अगर लोकसभा का इलेक्शन है तो लखनऊ सीट से राजनाथ सिंह है और बाकी कई सारे जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं तो आप सिर्फ इन्हीं के लिए वोट कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि आप लखनऊ में रहते हो, आप लखनऊ के रजिस्टर्ड वोटर हो और आप वोट करने जा रहे हो दिल्ली में। तो ये सारी चीज़ों को
है ना, इनकन्वीनियंस को, चीज़ों को रोकने के लिए क्या किया गया, कंट्री को इस तरीके से पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया और हर पार्ट में कोशिश करी गई कि इक्वल नंबर ऑफ पॉपुलेशन हो और उनको एक रिप्रेजेंटेटिव अलॉट कर दिया जाएगा उस इक्वल नंबर ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इन लोकसभा या फिर इन विधानसभा। तो आप इस तरीके से चीज़ों को समझ गए, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में रीजन्स जो एरिया डिवाइडेड होते हैं इन अ कंट्री फॉर इलेक्शन, वो होता है, वहाँ पर एक रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होगा। जैसे अगर हम बात करें लोकसभा में, तो लखनऊ के लोकसभा के कैंडिडेट हैं, कौन रिप्रेजेंटेटिव है, राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर, तो वो लखनऊ कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप विधानसभा में बात करोगे तो विधानसभा में कई सारी जगह आ जाती हैं, ठीक है, मोहनलालगंज आ जाएगा, आप नहीं, मोहनलालगंज तो आपका लोकसभा का है, आपका बख्शी का तालाब आ जाएगा, आपका लखनऊ नॉर्थ, लखनऊ ईस्ट, इस तरीके से कई सारी सीट्स, सरोजनी नगर ईस्ट, है ना, इस तरीके से कई सारी सीट्स का डिवीजन हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंसी में, डिवीजन, ताकि एक रिप्रेजेंटेटिव उसी एरिया को करेगा। अगर हमने चूज़ किया, मान लेते हैं ये वाला सिस्टम ना होता कॉन्स्टिट्यूएंसी का और हम लोगों ने चूज़ किया राजनाथ सिंह को, तो अब राजनाथ सिंह लखनऊ को रिप्रेजेंट करेंगे कि कानपुर को रिप्रेजेंट करेंगे, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उनके ऊपर कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। इस तरीके से आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करते हो कि ये रीजन, ये एरिया आपका है। जैसे क्लासेस को, क्लास टीचर को अलॉट करना, तो आप समझिए जैसे 9th की क्लासेस हैं, 9th ABCD 4 क्लासेस हैं, तो 4 क्लासेस में 4 क्लास टीचर्स को अपॉइंट कर दिया जाएगा, दैट यू विल लुक आफ्टर ऑल द थिंग्स ऑफ दिस क्लास, जो भी आपका सेक्शन आपको अलॉट हुआ है ना। बच्चों से कांटेक्ट करना, बच्चों से फीस के लिए पूछना, बच्चों से PTM में आने के लिए कहना, बच्चों से कई सारी चीज़ें इंटरेक्ट करना, वो रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, क्लास टीचर होगा वहाँ का, ठीक। ये आपको समझ में आ गया कॉन्स्टिट्यूएंसी। और यहाँ पर लिखा भी है, इन अ कंट्री वी फॉलो एन एरिया बेस्ड सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन, द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज फॉर पर्पज ऑफ इलेक्शन। तो हर एरिया में डिवाइड हो जाता है इलेक्शन के लिए और इसी को बोलते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और जो वोटर्स इस एरिया में रहते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं वोटर लिस्ट के थ्रू, वो लोग इसी एरिया से एक रिप्रेजेंटेटिव अपना इलेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो लोकसभा में कितने हैं, 543। तो पूरी कंट्री, जो पूरी इंडिया है, उसको 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है ना, 543 में डिवाइड कर दिया गया। तो अब हर एक पर्सन के अंदर ऑलमोस्ट इक्वल, अब ये भी आप नहीं कह सकते हो कि सबके अंदर 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख लोग होंगे, कहीं पर थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा, बट कोशिश ये की जाती है कि ऑलमोस्ट पॉपुलेशन का जो डिवीजन हो एरिया वाइज वो इक्वल हो। फिर आप देखते हो 543 यहाँ पर होगा, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो लोकसभा में 543 MPs का जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती है वो इतने नंबर की बनती है, पूरे इंडिया को इतने नंबर में डिवाइड किया जाता है। फिर आप देखते हो, इसीलिए आर लिखा भी है यहाँ पर, आर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स दैट ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड हैव अ रफली इक्वल पॉपुलेशन, रफली इक्वल। कहीं पर अगर मान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोगों ने डिसाइड किया कि 10 लाख होनी चाहिए, तो कहीं पर 10 लाख 1000 भी हो सकती है, कहीं पे 11 भी हो सकती है, कहीं पे 9 भी हो सकती है। एग्जैक्टली आप कार्व आउट चीज़ों को नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये कोई आपका क्या कहते हैं, खाना नहीं है, ये कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि जो ईजिली डिवाइड हो सके, है ना, एरिया डिवाइड आपको करना है। यू कैनॉट मेक इस परफेक्ट स्क्वायर्स, है ना, आपको इसी तरीके का डिवीजन होगा, इस तरीके के अलग अलग डिवीजन होंगे जिस बेसिस पर पॉपुलेशन आपकी डिवाइड होगी। तो आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना सकते हो कि आपने इस तरीके से कई सारी चीज़ों को डिवाइड कर दिया इंडिया को इक्वली, और आपने देख लिया कि हाँ इसमें जितने लोग रहते हैं, हो सकता है किसी एरिया में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, किसी एरिया में कम हो। यहाँ पर हो सकता है कि इस एरिया में कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, इस एरिया में सिर्फ कंसंट्रेशन बड़ा कम हो, इस तरीके से, तो वो डिपेंड करेगा। फिर इसी तरीके से आपका स्टेट इलेक्शंस में भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए डिवीजन किया जाता है। आपका यूपी में यू हैव 403 असेंबली सीट्स, ठीक है, 403 असेंबली सीट्स हैं आपकी यूपी में, जिसका डिवीजन होता है पूरे यूपी का 403 सीट्स के बेसिस पर, है ना। यहाँ पर भी पॉपुलेशन को कोशिश की जाती है कि इक्वली डिवीजन हो पाए, और आपके 403 पीपल एंड रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड फ्रॉम ऑल ओवर यूपी, और ये जाकर विधानसभा में अपने अपने रीजन्स को क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। यस, विधायक, है ना, आपका टर्म है विधायक। देन फिर आप देखोगे कि इसी तरीके से आप जब फर्दर नीचे लोकल लेवल पर आओगे, तो पंचायत में तो एक सिटी में या एक सिटी के जो एक्सटेंडेड गांव होंगे वहाँ पर मल्टीपल गांव में अलग अलग जगह पंचायत होगी, है ना। तो फर्दर क्लासिफिकेशन होता जाता है। इसका मतलब क्या हुआ
कि इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनेगा। कहने का मतलब क्या है, पिरामिडल स्ट्रक्चर क्यों बनेगा। यहाँ पर अगर एक लोकसभा सीट है, ठीक है, इसको समझिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर एक लोकसभा सीट है तो यहाँ पर इसके नीचे मल्टीपल, मान लेते हैं 4, है ना, ABCD, 4 आपकी विधानसभा सीट हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, इससे ज़्यादा ही होंगी। मतलब एक लोकसभा सीट है तो जब आपकी विधानसभा की बात करेंगे उसी लोकसभा सीट के अंदर तो आपको कई सारी मल्टीपल सीट्स मिलेंगी। फिर जब आप उन मल्टीपल सीट्स के बारे में बात करोगे तो आपको पंचायत लेवल पे और ज़्यादा डिवीज़न मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर यूनिट ज़्यादा कम होगी, नीचे उसी तरीके से एक्सपैंड होता जाएगा इसी ट्रायंगल के शेप में। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल जो दिया है, गुलबर्ग लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, है ना, गुलबर्ग की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप देखोगे कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर 7 देखोगे और फिर जब अब इसकी आप क्या ये विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी देखोगे तो इसमें मल्टीपल हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इस तरीके से आप देखोगे ऑलमोस्ट 20 है यहाँ पर। तो आपको डिवीजन समझ में आ रहा है, किसी एक के अंदर 2 हो सकती हैं, किसी के अंदर 3 हो सकती हैं, इस तरीके से मल्टीपल डिविजन्स होंगे। मतलब फर्दर ब्रांचेस निकलती चली जाएंगी, एक्सपैंड होता चला जाएगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे इस एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा। देन फिर आप देखते हो, है ना, सेम आपका पंचायत में होगा और इसी तरीके से आपका नगर निगम के जो चुनाव होते हैं म्यूनिसिपल वाले, जिसमें पार्षद का चुनाव होता है, मेयर, वेयर मेयर इज़ इलेक्टेड फॉर अ सिटी, वहाँ पर भी इस तरीके के फर्दर कई सारे आपको देखने को मिलेंगे डिविजन्स। जैसे लखनऊ का जो आप देखोगे, जब आप लखनऊ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करते हो तो यहाँ पर 110 सीट्स हैं टोटल लखनऊ में, सोचिए। अब आप इसको एग्जाम्पल को यहाँ पर एक बार ऐसे समझिए, थोड़ा डिटेल में चले जाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। थोड़ा डीप में, थोड़ा एक्सपैंडेड इसलिए हो जाता है चीज़ें ताकि आप एकदम क्लियर हो जाओ कि हाँ कोई कन्फ्यूजन आपको और टॉपिक के लिए ना रहे, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा लंबा होता है तो प्लीज़ बच्चों बेयर विद मी नाउ। अब आप देखो यहाँ पर एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर लेते हैं लखनऊ की, है ना, लखनऊ लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं। तो लखनऊ लोकसभा सीट में आप देखते हो कि लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक ही सीट है। फिर जब आप इसका फर्दर क्लासिफिकेशन देखते हो तो इसके अंदर आप इसके अंदर देखते हो 1 2 3 4 5, हाँ टोटल 5 है, ठीक है। ये आपके 5 फर्दर सीट्स हैं, ठीक है। 4 कर देते हैं इसको, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आपने देखा कि लोकसभा सीट्स यहाँ पर कितनी हैं, 1, एक ही है। लेकिन जब आप देखते हो कि विधानसभा सीट्स मतलब जो MLA विधायक वाली सीट होती हैं तो यहाँ पर आपके 5 हैं। तो आपके लखनऊ की सीट से 5 MLA होंगे, है ना, बट आपके जो MP होंगे वो सिंगल होंगे। अब आपने देखा, फिर आप जब फर्दर क्लासिफिकेशन करोगे तो आप पाओगे कि 110 म्यूनिसिपल कॉरपोरेट, जिसको कहते हैं पार्षद बोलते हैं, पार्षद कॉरपोरेटर, आपके 110 सीट्स हो जाएंगी। अब आप सोचिए विद इन लखनऊ की सिर्फ मैंने बात करी है। तो आप देख रहे हो ना किस तरीके से ज़्यादा ऊंचा जो पोजीशन होती जाती है उसके अंदर फर्दर डिविजन्स कैसे होते हैं। तो एक MP है लखनऊ सीट पर एंड 5 MLAs हैं लखनऊ सीट को जब डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ विधानसभा, और जब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन के लिए डिवीजन करते हैं देन यू विल सी 110 सीट्स। इस तरीके से ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। देन तो इनको कॉन्स्टिट्यूएंसीज को कई बार सीट्स भी बोला जाता है ना, ये पर्टिकुलर सीट SEATS, ठीक। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि इसको सीट भी बोल सकते हैं। देन रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात पर आते हैं। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होंगी, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज आपकी होंगी जहाँ को मैंने अभी डिस्कस किया था इसके पहले वाले पार्ट में, जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी दैट इज़ कास्ट या फिर उसके लिए वो सीट रिजर्व होती है और उस पर सिर्फ वही पर्सन इलेक्ट हो सकता है और कैंडिडेट चुनाव लड़ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं, कहाँ गया आपका पेज, छोड़ो, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखते हो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करी कि सीट में डिविजन्स हो जाता है एरियाज़ में। ये क्या होगा, दिस विल बी
रिजर्व्ड फॉर अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, है ना, कास्ट। अब यहाँ पर इसका सेंस क्या है, देखिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको रिजर्व का मतलब पता है, वो चीज़ किसी के लिए फिक्स कर दी गई है। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज एससीज शेड्यूल्ड कास्ट को जो बिलोंग करते हैं, एसटीज है ना, आपकी ओबीसी। और अब आपका क्या है कि 2024 में आपका 2023 में विमेन के लिए सीट फिक्स कर दी थी गवर्नमेंट ने, है ना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, है ना, विमेन के लिए सीट रिजर्व की थी आपका सितंबर 2023 में। तो वहाँ पर भी लॉ पास किया था कि अब जो सीट्स होंगी 1/3 वो विमेन के लिए रिजर्व हो जाएंगी। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्या होता है, अगर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए वो सीट रिजर्व्ड है, जैसे एससी के लिए अगर कोई सीट रिजर्व्ड है, तो उस सीट पर ओनली एससी कैंडिडेट कैन कंटेस्ट एन इलेक्शन। ओनली एससी कैंडिडेट कैन कंटेस्ट एन इलेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सीट पर कोई जनरल कैटेगरी का पर्सन नहीं खड़ा हो सकता, कोई एसटी कैटेगरी का पर्सन खड़ा नहीं हो सकता, कोई ओबीसी कैटेगरी का पर्सन नहीं खड़ा हो सकता। ये सीट उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए फिक्स्ड कर दी गई है। सेम अगर शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए अगर कोई रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब का ही पर्सन जो होगा, जो उस कैटेगरी को बिलोंग करता होगा, शेड्यूल्ड कम्युनिटी को बिलोंग करता होगा, शेड्यूल्ड ट्राइबल कम्युनिटी को, देन वही पर्सन वहाँ पर अपने वोट के लिए, इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है। ओबीसी को बिलोंग करता होगा तो ओबीसी पर्सन। तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी क्या हो जाएगा, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी आपका हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए वो सीट इन द प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन रिजर्व कर दी गई है, जिससे दैट पर्सन कैन कंटेस्ट एन इलेक्शन फ्रॉम दैट सीट। साथ ही साथ इन लोगों को अगर जनरल सीट पर भी खड़ा किया जाएगा तो ये लोग खड़े हो सकते हैं। देखिए जनरल सीट मतलब अपार्ट फ्रॉम एससी एसटी एंड ओबीसी, जो बाकी लोग होंगे, है ना, हिंदू मुस्लिम सिख, इनमें जो जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते होंगे, तो एससी एसटी एंड ओबीसी कैन कंटेस्ट एन इलेक्शन फ्रॉम जनरल सीट। ये लोग इनकी सीट से इलेक्शन लड़ सकते हैं, बट जनरल वाले जो कैटेगरी को बिलोंग करते होंगे वो एससी एसटी एंड ओबीसी की सीट पर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ठीक, इसीलिए रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी का कॉन्सेप्ट आया था, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा था पॉलिटिकली इनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए थे। तो वन ऑफ द स्टेप्स वाज रिजर्विंग कॉन्स्टिट्यूंसीज, ताकि इन कैटेगरी के लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिले लोकसभा लेवल पर, विधानसभा लेवल पर, पंचायत लेवल पर, और ये लोग अपनी बातों को रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म पाएँ और उस पर इलेक्ट अगर हो जाते हैं, और इलेक्ट हो अगर मतलब कौन सा कैंडिडेट किस पार्टी का इलेक्ट होता है, बाकी इलेक्ट तो इसी कम्युनिटी का ही होगा, एससी कम्युनिटी का होगा अगर वो एससी सीट को बिलोंग करता है, तो इलेक्ट हो जाते हैं। तो ये लोग अपनी बात बाकियों के सामने रखें कि किस तरीके की चीज़ों का और नए आइडियाज़ को लाएं जो इनके पास हैं। तो ओवरऑल इसका पर्पज़ ये है कि डाइवर्सिफाइड व्यू आना चाहिए गवर्नमेंट में, इस वजह से इस तरीके के इनैक्टमेंट्स किए जाते हैं। बिकॉज इंडिया एक डेमोक्रेसी है, एवरीबडी इज इक्वल एंड एवरीबडी हैज़ इक्वल राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन एंड टू कंटेस्ट इन इलेक्शन। तो उसी राइट को और ज़्यादा जस्टिफाई करने के लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने के लिए, ताकि इन लोगों का बेनिफिट हो जो बैकवर्ड कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, इनके बेनिफिट के लिए ये कॉन्स्टिट्यूंसी का कॉन्सेप्ट आपका चलता है, रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी, कि इनके लिए सीट रिजर्व कर दी, अब इन लोगों के लिए इतनी सीट्स तो एटलीस्ट रिजर्व्ड है। बाकी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर है कि वो इन सीट्स के अलावा अगर जनरल सीट पर किसी अपने इन कम्युनिटी में से लोगों को खड़ा करना चाहता है इलेक्शन के लिए। ठीक, तो ऐसा हो सकता है। मान लेते हैं जैसे आपकी लोकसभा में 84 सीट्स आपकी एससीज़ की हैं लोकसभा में, आउट ऑफ 543 लोकसभा में एससीज़ की हैं। तो अब 543 के अलावा मान लीजिए अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि हम 84 कैंडिडेट्स के अलावा हम 100 करना चाहते हैं, तो जो आपकी 16 सीट्स हैं जनरल की, अगर वो वहाँ पर किसी एससी कैंडिडेट को खड़ा करते हैं तो दैट इज़ कम्प्लीटली लॉफुल, दैट इज़ कम्प्लीटली लीगल, वो कर सकते हैं, क्योंकि जनरल सीट पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देन यहाँ पर आपका मेंशन भी है कि आपकी कितनी सीट्स हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। लोकसभा में 84 सीट्स हैं शेड्यूल्ड कास्ट की एंड 47 फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये डेटा 2019 का लिखा है, लेकिन ये अभी भी ये रेलिवेंट है, क्योंकि अभी डिलिमिटेशन कमीशन नहीं आया है, जिस वजह से सीटों को इंक्रीज़ किया जाए। फिर अभी इसके बाद हो सकता है वो इंक्रीज़ हो जाएंगी।
तो आपको फिलहाल ये पता रखना है कि लोकसभा में 84 सीट्स हैं एंड शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 47 है शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए साथ ही साथ इस चीज़ को एक्सटेंड किया गया आपके पंचायत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में भी, ताकि लोकल लेवल पे भी उनको रिप्रेजेंटेशन मिले, है ना। कि चुनाव में कर दिया गया कि ये पंचायत के जो पंचायत के जो हेड होते हैं प्रधान, उनकी सीट एससी कैटेगरी के पर्सन ही फिल कर सकता है। तो उस गांव में जो भी एससी कैटेगरी के होंगे, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते होंगे, वो सब उस इलेक्शन के लिए लड़ेंगे। बट कंडीशन क्या है कि अगर वो सीट रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी है तो जिसके लिए भी रिजर्व्ड है कम्युनिटी के लिए, वही कम्युनिटी का पर्सन वहाँ पर खड़ा होगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ समझ में आएगी। फिर साथ ही साथ ओबीसी का भी आप यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा। और 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व्ड इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज फॉर विमेन कैंडिडेट्स। तो पंचायत और नगर निगम के चुनाव में ऑलरेडी 1/3 विमेन के लिए सीट रिजर्व्ड है। मतलब अगर 100 सीट हैं तो आउट ऑफ 100 33 सीट्स पर विमेन को ही चुनाव लड़ना है, पार्टीज़ को यही करना पड़ेगा। और ये रूल अब आपका नेशनल लेवल पर भी आ गया, जिसका मैंने अभी बात करी थी, आपका 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जो कि सितंबर में पास हो गया। और अब इसके बाद से जब नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शन होगा सेंसस के बाद, तो उसमें 543 में से 33 सीट्स, ऑलमोस्ट 180 सीट्स आपकी विमेन फिल करेंगी, है ना। तो इस तरीके का लाते हैं ताकि एक इक्वालिटी बनी रहे, एक सोसाइटी में डाइवर्सिटी बनी रहे। फिर आप देखते हो वोटर्स लिस्ट। वोटर्स लिस्ट में क्या है, वोटर्स लिस्ट में आपका नाम होता है कि कौन से लोग एलिजिबल हैं एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट करने के लिए आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज, है ना, 18 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए। और आप वोटर्स लिस्ट में अपडेट करवाते हो, एनरोलमेंट करवाते हो, यू एनरोल योर सेल्फ इन वोटर्स लिस्ट। आप फॉर्म फिल करते हो, फिर आप उसको सबमिट करते हो, फिर पूरा प्रोसेस होता है, फिर आपका वोटर आईडी कार्ड बन के आता है। देन जब भी लोकसभा इलेक्शन नेक्स्ट होगा, आपका नाम वोटर लिस्ट में होगा तो आप जाके वोट कर सकते हो। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो फिर आपको उसको अपडेट करवाना पड़ता है, उसमें ऐड करवाना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन वोट। तो वोटर्स लिस्ट क्या होती है, जिसमें सारे वोटर्स एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी के होते हैं, उनका नाम होता है कि इस एरिया में ये सारे लोग वोट करने आएंगे। अगर ये रीजन की हम बात करें, यहाँ पर अगर 100 लोग हैं तो वोटर्स लिस्ट जो बनेगी, अगर 100 में से टोटल 100 पॉपुलेशन में से 70 लोग एलिजिबल वोटर्स हैं, तो इन 70 लोगों का नाम इस लिस्ट में होगा कि दैट दीज पीपल आर एलिजिबल वोटर्स, ये लोग वोट करने आएंगे, और इनको वोटर्स लिस्ट में ऐड किया जाएगा बाय द प्रोसेस। जैसे आप लोग अभी अंडर 18 हो, जब आप लोग 18 ईयर्स एंड अबव हो जाओगे तो आप लोगों का भी ऐसे ही वोटर्स लिस्ट के लिए आप लोग एक फॉर्म भरोगे इलेक्टोरल रोल में एनरोल करने के लिए। देन आप उसको जब फिल करके सबमिट कर दोगे, फिर कुछ जब नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो उसके पहले वोटर्स लिस्ट निकालते हैं कि किसका नाम उसमें, सबका किसका किसका नाम उसमें एक्चुअली में है। तो आप देखते हो कई बार लोग कहते हैं हमारा नाम नहीं है, तो वो मिस आउट हो जाता है। बट स्टिल उसमें जब आपका नाम आ जाएगा, दैट मीन्स यू आर नाउ एलिजिबल टू वोट। फिर आपका वोटर आईडी कार्ड भी बन के आता है, और फिर आप उसी को लेकर जाते हो अपना वोट देने। ठीक, तो आपको 18 ईयर्स तो होना ज़रूरी है, बट आपका वोटर लिस्ट में नाम होना भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए मेंशन है, जो मैंने आपके फर्स्ट पार्ट में बताया था कि कुछ क्रिमिनल्स और पर्सन विद अनसाउंड माइंड कैन नॉट वोट। बाकी सब लोग वोट कर सकते हैं। किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हो, किसी भी जेंडर को बिलोंग करते हो, आप वोट कर सकते हो। किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो, बस सिर्फ क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, चीज़ ये नहीं होनी चाहिए कि आपको जो है क्या कहते हैं, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, और आप अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए। देन फिर आप देखोगे कि क्रिमिनल केस किसी के अगर क्या कहते हैं कैंडिडेट का नॉमिनेशन आप यहाँ पर देखोगे, तो नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैंडिडेट जाता है किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो एक फॉर्म फिल करता है, उसमें अपनी डिटेल्स फिल करता है। उस डिटेल में ये बताता है कि उसकी कितनी वर्थ है, कितनी प्रॉपर्टी है, क्या एसेट्स हैं, फैमिली मेम्बर के वर्थ कितनी है, उनकी प्रॉपर्टीज़ कितनी हैं, उसकी खुद की एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या हैं, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन करता है। और वो बताता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में है और आप ये पब्लिक को प्रोवाइड करिए ताकि पब्लिक कैन नो अबाउट मी। मतलब आपने इलेक्शन लड़ना है, तो जब आप इलेक्शन लड़ने जाओगे तो उसके पहले आप फॉर्म फिल करोगे कि हाँ मेरा नाम ये है, हम इस क्या कहते हैं कैटेगरी के हैं, मेरे घर में फैमिली में ये मेंबर्स हैं, इनकी वर्थ इतनी है प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी इतनी है,
और साथ ही साथ मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इतनी है कि मैं ग्रेजुएट हूँ, कि मैं 12th पास हूँ, कि मैं 10th पास हूँ, और साथ ही साथ मेरे अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस नहीं चल रहा है। इस तरीके की सारी बातें उनको लिखनी होती है ताकि पब्लिक इज़ वेल इन्फॉर्म्ड, जो उनके पास चॉइसेस हैं। हम लोगों ने पहले पार्ट में बात करी थी चॉइसेस की, तो हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे कि पब्लिक इज़ वेल इन्फॉर्म्ड की क्या चीज़ें वो जान सकते हैं किसी कैंडिडेट के बारे में, उस बेसिस पर फिर वो डिसीजंस लेंगे। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन एज अ कैंडिडेट पब्लिक को प्रोवाइड करनी होती है। जैसे एग्जांपल एक आपका यहाँ पर ये तो इलेक्टोरल रोल का है, आपको मिल जाएगा, आप गूगल करोगे तो आपको वहाँ पर क्लियरली मेंशन हो जाएगा। ठीक, तो आई होप ये वाला चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम लोग पार्ट 3 में कंटिन्यू करेंगे, तो इसीलिए मैं बेटा डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको पूरी कॉम्प्रिहेंसिव क्लैरिटी मिल जाए, पिक्चर पूरी क्लियर हो जाए कि क्या एक्चुअली में चीज़ें हो रही हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ वंडरफुल डे और सी यू इन नेक्स्ट। जो आपके डाउट्स होंगे अगले बता दीजिएगा।